Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you again to another interesting episode of Konaxia High Flyers. Friends, in these episodes, we talk to you about emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters, the top managements of such companies, so that all of us can understand, the company's operations in a much better way. We get to know from the promoters and the top managements about the company's business model, their growth journey, their future growth plans, and which helps all our investors to take a proper investment call. And friends, today we have got a very interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Deepak Builders and Engineers India Limited, and we have the privilege of having the promoter, chairman, and managing director of the company, Mr. Deepak Singhal. दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम स्पेंड करने के लिए। मुझे यकीन है सर छोटे इंटरव्यू में आपके बिजी टाइम शेड्यूल में सर हमको आपके कंपनी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। वी आल्सो हैव द सीएफओ ऑफ द कंपनी ऋषभ गुप्ता with us. Good evening, sir. How are you? Yeah. Rishabh ji, thank you very much for sparing your valuable time also with us today. So I am quite Pleasure. sure we'll have a full discussion on the company and its future prospects going forward. दीपक जी, पहला सवाल जो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि सर आपने ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, आप प्रमोटर हैं सर, इस कंपनी के मेन बिजनेस मॉडल के बारे में हमको समझा दीजिए। कंपनी करती क्या है, कंपनी का डोमेस्टिक मार्केट में पोजीशनिंग क्या है, और सर आपके बिजनेस जर्नी के बारे में बताइए। इतना लंबा समय आपने बिजनेस में काटा है सर, ये बिजनेस आपने कैसे शुरू किया? क्या ये आपका फर्स्ट जनरेशन एफर्ट है या आपके पिताजी के टाइम से ये बिजनेस था, आपने आगे इसको टेक ओवर किया? तो सर इफ यू कैन प्लीज स्टार्ट। थैंक यू जी, थैंक यू। पहले तो मैं बता दूं मैं ट्रैवलिंग पे हूँ, ड्यू टू ट्रैवलिंग थोड़ा मोटा आपको डिस्टरबेंस रहेगी। और दूसरा बात है रिगार्डिंग मेरा बिजनेस का, मैंने ये बिजनेस 1987 से शुरू किया था जी। 1987 से हमने पहला प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शुरू किया था, लुधियाना में जी, पंजाब में जी। अराउंड तकरीबन कोई 50 लाख का था जी। अब हमारी पोजीशन ये है अभी हम अब सिंगल प्रोजेक्ट तकरीबन 700 करोड़ का कर सकते हैं जी। थोड़ा सा रेलवे स्टेशन टफ प्रोजेक्ट है क्योंकि इनमें हमें ब्लॉक में काम करना पड़ता है। अगर मैं इसके एक्सपीरियंस में बताऊं, रेलवे का काम सबसे ज्यादा टफ होता है। क्यों? एयरपोर्ट बनाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो ओपन होती है। यहाँ पर डेली 100 ट्रेन निकलती है और हजारों बंदे प्लेटफार्मों के ऊपर ट्रेवल करते हैं जी। ये है हमारा। और हमारी जो टर्नओवर है लास्ट ईयर की तकरीबन 600 थी। आई थिंक दीपक जी, आपके 3 मेन डिविजन है। मेरे को तीनों डिवीजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर आप दो तो मुझे अच्छा लगेगा। सर आपका कंस्ट्रक्शन यूनिट है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट है और आप कोई प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। तो सर थोड़ा सा जानकारी अगर हमको ये तीनों बिजनेसेस के बारे में आप बताएं कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस क्या करता है, और ये जो सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समरी में आप बताएं तो सर अच्छा रहेगा। एक्चुअली जी इंफ्रास्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਪਲਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਪਲਸ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਰਾ फ्लैट भी बना रहे हैं, हॉस्पिटल बहुत बन रहे हैं, साढ़े 3-4 हॉस्पिटल बना रहे हैं सर। जैसे आपका रेलवेज आ गया हमारे, ये अभी हमारे आगे कंस्ट्रक्शन के केस में, ठीक है। हम 4 रेलवे स्टेशन राइट नाउ कर रहे हैं, जैसे दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन और रेलवे के केस में हम अपना सेकेंडली हमारा फरीदाबाद रेलवे स्टेशन, जालंधर रेलवे स्टेशन एंड अपना लुधियाना रेलवे स्टेशन। समझ गया। ऋषभ जी, आई वांट टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। एक बार बताइए कि सर हमारा जो FY24 का जो रेवेन्यू है, जो दीपक जी बोल रहे थे करीबन 600 करोड़ का रेवेन्यू है, तो सर इसमें से अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और सेल ऑफ प्रोडक्ट्स देखें तो मोटा मोटी सर ब्रेकअप कितना होगा? इफ यू कुड गिव अस सम रफ ब्रेकअप, हाउ मच कम्स फ्रॉम व्हाट डिवीजन? सर अप्रोक्सीमेटली अगर आप ये बात करो, कंस्ट्रक्शन के केस में हमारा रेवेन्यू है 300 के आसपास अप्रोक्सीमेटली मैं कहूं तो, एंड अगर आप मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 200-225 के आसपास रफली होगा, से आउट ऑफ 600 में अगर मैं बात करूं। एंड थर्डली जो अगर मैं ये बात कहूं कि रेजिड्यू प्लस सरप्लस मटेरियल के सेल्स में कहूं तो अप्रोक्सीमेटली 35 40 35 टू 45 के रेंज में। इट इज दिस काइंड ऑफ रेंज।
And one more thing which I wanted to know, Rishabh, from you is that, what is the active customer base our company handles? Like we handle customers across many industry verticals. सर हमारा अभी एक्टिव कस्टमर बेस कितना है और उसमें से सर क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन कितना है? लाइक डू द टॉप 5 or 10 customers account for a major portion of our revenues? ਮੇਜਰ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ, ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ, रेलवे डेवलपमेंट लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA और HSCC हॉस्पिटल सर्विसेज कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन हो गई जी, और साथ में ये चला है अपना NPCC नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन, बेबकॉस होगी जी। ये 3-4 गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जिनका ज्यादा बिजनेस ले रहे हैं जी हम। अपार्ट से इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी है जिसका हम अपना राइट ऑफ कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पानीपत रिफाइनरी जी। तो मोटा मोटी आई थिंक काफी वेल डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है हमारा। यस सर। इफ यू कुड गिव अस सम आइडिया अबाउट द करंट ऑर्डर बुक, अभी ऑर्डर बुक हमारे पास कितना है जो हम अगले 1-2 साल में कमीशन करेंगे, सर इसके बारे में बताइए। सर कमिंग 1.5 और 2 years के बीच में अप्रोक्सीमेटली हम रफली माने तो हम 1400 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक हम हमारे टू बी एग्जीक्यूटेड हम लेके चल रहे हैं। ओके, और ये दिस इज स्प्रेड अक्रॉस कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बोथ दीस प्रोजेक्ट्स, राइट? यस सर। एक बात बताइए कि सर नॉर्मली हमारा जो टाइम साइकिल होता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का टाइम होता है, वो कितना लंबा होता है? लाइक अभी आपने बोला 1400 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो सर मोटा मोटी हर प्रोजेक्ट को कमीशन करने के लिए कितना टाइम आपको लगता है? लाइक एवरेज टाइम अगर आप बताएं। एवरेज टाइम देखो, एवरेज टाइम तकरीबन 2 साल का तो एवरेज होता ही होता है जी। जैसे रेलवे स्टेशन है, इसके लिए हमें 2.5 साल भी मिल जाते हैं जी, क्योंकि इसमें हम जो तो स्टेशन बनने होते हैं वो तो बन जाते हैं, लेकिन जिस वक्त हम रेलवे लाइन के ऊपर काम करना होता है ना जी, वो ब्लॉक में करना होता है, इसलिए उसमें 2-4 महीने फालतू लग जाते हैं। क्यों 12 घंटे का ब्लॉक मिलता नहीं, 3-3, 4-4 घंटे के ब्लॉक मिलते हैं जी। मैं समझ गया। दीपक जी, दूसरी बात बताइए, अभी हम इस इंडस्ट्री में काफी पुराने प्लेयर है सर, ओवरऑल अपॉर्चुनिटी की बात करें, आपने रेलवे की बात की, आपने एयरपोर्ट्स की बात की, कंट्री इंडिया जैसे ग्रो करेगी वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत और लगेगी, तो हमारे हिसाब से अगले 3-5 साल का आपको कैसा पिक्चर दिख रहा है? लाइक हमारे लिए कितनी बड़ी जगह है ग्रो करने के लिए? अगर आप थोड़ा सा मैं जो लगा रहा हूँ सिस्टम, अभी चेक कर रहा हूँ, नेक्स्ट 5-7 साल 10 साल में हमारे पास रेलवे के और एयरपोर्ट के इतने काम आ रहे हैं, हॉस्पिटल तो बहुत, रेलवे हॉस्पिटल तो बहुत ज्यादा वर्क है जी इस पर। 5-7 साल कोई देर नहीं है, 10 साल जी, जद ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ डिपार्टमेंट शुरू हो ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ जद ਨੂੰ। अच्छा ऋषभ जी, one thing which I wanted to understand from you is that this 1400 crore order geographically सर इसका लोकेशन वाइज कुछ ब्रेकअप मिल सकता है, कहाँ काम हम कर रहे हैं? सर इसमें सर नॉर्दर्न इंडिया में, सर हमारा एंटायरली नॉर्दर्न इंडिया में है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली एंड उत्तराखंड। Okay, these are the main key areas where all these projects are being implemented. Fine. Yes sir. Yeah. And Rishabh ji, one thing which I wanted to understand now, Deepak ji said that lot of projects are coming from railways, airports, hospitals. So typically are these all tender based projects? Like tender आप डालते हो, उसके बाद टेंडर फाइनल होता है, किस प्रकार से सर प्राइसिंग डिसाइड होती है? क्योंकि हर प्रोजेक्ट की कस्टमाइजेशन होगी, हर प्रोजेक्ट अलग होगा, तो सर हम प्राइसिंग को लेके कैसे फाइनलाइज करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में इतना खर्चा आएगा, इतना मार्जिन बनेगा, इतना मार्जिन आप मैनेज कर पाओगे? तो सर डस I mean every project is there a proper study कि भाई इतना कॉस्टिंग होगी, इतना कन्वर्जन मार्जिन होगा, उसके बाद हम प्राइसिंग करके टेंडर में देंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल we wanted to understand how the pricing works in our industry. इनकी प्रॉपर कैलकुलेशन होती है जी टेंडरों की। ये टेंडर जो आते हैं ना, इसका एस्टिमेट प्रॉपर बनता है। आजकल तो ईपीसी मोड पे टेंडर आ गए हैं, स्क्वायर मीटर के हिसाब से आ गए हैं ईपीसी मोड पे। इनका प्रॉपर हमारा एस्टिमेट बनता है जी, पहले कैलकुलेशन बनती है भी हमें कहाँ तक हम काम जा सकते हैं, रेट क्या भर सकते हैं, और उसमें हम 15-20%, 25% का प्रॉफिट लेकर चलते हैं, कुछ ब्लाइंड मार्जिन भी लेकर चलते हैं। उसमें फिर सेविंग आ जाती है, फिर परचेज में भी सेविंग आ जाती है कई बार बहुत ज्यादा, इसलिए प्रॉफिट फिर निकल आता है जी। ओके,
और दूसरी बात दीपक जी, मेरे को एक बात बताइए सर, हमारे इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितनी है? लाइक हमारे जैसे काफ़ी दूसरे भी प्लेयर्स होंगे, लेकिन हमारे इंडस्ट्री में काम काफ़ी बड़ा है, या गिन-चुन के बड़े ले प्लेयर्स को ही मिल रहा है, जैसे अपने को ही मिल रहा है? या ये इंडस्ट्री में एक बार आपको ट्रैक रिकॉर्ड मिल गई या आपका पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग हो गया, तो उसके बाद ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं होती? मेरे को बताइए सर, कॉम्पिटिशन कितना इंटेंस है हमारी इंडस्ट्री? देखो ये कंपटीशन तो है, लेकिन कंपटीशन के साथ साथ गवर्नमेंट का एक प्री क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है जी। उसमें वो आपकी प्रोफाइल देखते हैं, भी आपने कौन से काम किए हैं और आपका रिकॉर्ड कैसा है पिछड़ा। आपके रिकॉर्ड बहुत ज्यादा इसके ऊपर बेस चलता है। रिकॉर्ड बेस्ड क्वालिटी देखी जाती है, काम की स्पीड, कितने टाइम में काम खत्म किया, और काम के रिकॉर्ड कैसा है आपका, और सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से इश्यू होते हैं, भी वर्क वेरी गुड था या पुअर था, उसके बेस से प्री क्वालिफिकेशन होती है। और प्री क्वालिफिकेशन में तकरीबन मैक्सिमम कंट्रैक्टर निकल जाते हैं, कुछ ही कंट्रैक्टर रह जाते हैं। ओके, ओके, ठीक है, समझ। अच्छा, दूसरी बात दीपक जी, अभी आपने बोला कि प्री क्वालिफिकेशन नॉर्म्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल्स को अलग कर दूँ और मैं आपको बताऊँ कि सर कस्टमर को आप किस प्रकार से वैल्यू एडिशन देते हैं? जैसे रेलवेज़ है, एयरपोर्ट्स है, ये जो कस्टमर्स है, ये काफ़ी क्वालिटी कॉन्शियस तो ज़रूर होंगे। लेकिन मुझे बताइए सर, हम वैल्यू कैसे ऐड करते हैं? यानी हमारा काम सर्विस का, एग्ज़ीक्यूशन का, उसके बाद जो टाइमलाइन है उसको फ़ॉलो करने का, ये सब चीज़ें अगर मैं बता दूँ तो 2-3 ऐसी चीज़ें बताइए जो नॉन फाइनेंशियल है, लेकिन इसी कारण से हमारे बिज़नेस, हमारी कंपनी को ज़्यादा ऑर्डर मिलती है, ज़्यादा उसके रिपीट बिज़नेस भी कस्टमर से आता है। तो इसके बारे में ज़रा कुछ बताइए? देखो जी, ऐसे होता है, इनका प्री क्राइटेरिया हर एक में, फाइनेंस तो हर एक में इन्वॉल्व हो गई होगा जी। क्योंकि कोई भी टेंडर लगेगा, उसमें आपकी बिड कैपेसिटी देखी जाएगी, आपने कितना काम किया है, कितना करना है, कितने की कैपेसिटी है, ये सारी कैलकुलेशन तो होगी। विदाउट फाइनेंस कोई चीज नहीं हो सकती जी। बिल्कुल। क्योंकि आपने कितनी अमाउंट का काम किया है, आपने आगे काम लेना है 600 करोड़ का, आपकी पैसे देखेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे, आपने कितने कितने करोड़ के काम किए हैं, हुँ, रिकॉर्ड तो देखेंगे कि ना जी। और उसके साथ साथ क्वालिटी है, ये पूरा कॉम्बिनेशन है जी। कॉम्बिनेशन बनेगा तब आगे काम चलेगा जी। बिल्कुल। अच्छा, अभी नाउ ऋषभ, कमिंग टू द फाइनेंशियल्स, आई वाज़ सीइंग दैट FY 24 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। करीबन 60 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो पिछले साल करीबन 21 करोड़ था। रेवेन्यू भी अच्छी तरह से बढ़ा है, करीबन 511 करोड़, जो पिछले साल 433 करोड़ था। तो सर हमको बताइए सर, ये प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का मेन कारण क्या था कि इसमें इसका ज़्यादा मेन ऑर्डर? रीजन ये था जी, जो पीछे के प्रोजेक्ट थे ना, वो कुछ कोविड में आ गए थे जी, उसमें डिले में आ गए थे। और पीछे जितने प्रोजेक्ट थे, अब हम जो नए प्रोजेक्ट ले रहे हैं, एक तो रेलवे के जितने प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, हमें अबव रेटों पे मिल रहे हैं। भी जैसे प्रोजेक्ट था कोई 6% अबव पे है, रिफाइनरी का काम 5% अबव पे है, जलंधर रेलवे स्टेशन का 9% अबव पे है। पहले प्रोजेक्ट थे डाउन पे, इसलिए हमारा प्रॉफिट एकदम राइज कर गया जिसमें। क्यों? कहीं 10% 15% डाउन होना, कहीं 5-6% 9% अबव होना, 15-16% का तो यही पर फर्क पड़ गया जी। इसलिए हमारा प्रॉफिट इसलिए जंप कर गया इस साल में। अगले साल और भी जंप करेगा, क्योंकि हमारे पास जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो अबव रेटों पे आ रहे हैं, हम कंपटीशन में नहीं ले रहे जी। सर इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जैसे जो करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर फिस्कल 24 हम बात कर रहे हैं, इसमें हमारा हमारी टोटल टर्नओवर का अप्रोक्सीमेटली 50% जो टारगेट था, वो हमारा रेलवे प्लस हमारा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के था, जिसमें से हमारी टर्नओवर अप्रोक्सीमेटली 325 के आसपास मान के चल सकते थे। अपार्ट इसके कारण इट्स हाई प्रॉफिट मार्जिन था। ओके। तो मोटा-मोटी दीपक जी, अभी आपने बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी क्यों हमारी इम्प्रूव हो गई। मेरे को बताइए सर, अभी ऑलरेडी FY 25 का साल चालू हो चुका है, ऑल्दो मैं आपसे नंबर नहीं माँगूँगा, बट मुझे बताइए सर, अभी जो प्रकार की ऑर्डर बुक है 1400 करोड़, उसके हिसाब से अगले 2 साल में सर हम टॉप लाइन ग्रोथ क्या इससे भी बेहतर, यानी FY 24 में तो बेहतर काम हो ही चुका है, लेकिन FY यस सर। 25 में हम ये मान के हाँ चलें कि नहीं, टॉप लाइन कम से कम 25-30% हर साल ग्रो करेगा? क्योंकि ऐसे है, ये 1400 करोड़ के काम तो बैलेंस अभी हमारे इन हैंड है, और हमारे पास और एडिशन हो जानी है जी। सही। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि अभी जो कमिंग पीरियड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हम नई बिड्स कर रहे हैं, ये भी अच्छा अमाउंट जाएगा।
टाइम जो होता है जब टेंडर आप देते हो और बाद में ऑर्डर मिलता है, उसमें नॉर्मली कितना टाइम का डिले होता है? मान के चलिए कि अभी अक्टूबर अभी महीना चल रहा है, हमने ऑर्डर टेंडर डाला, तो नॉर्मली टेंडर खोलने का समय कितना होता है? इज इट 3 मंथ, 6 ऐसे मंथ? नहीं, ऐसे नहीं होता जी। ये टेंडर जिस दिन खुलता है, जैसे हमने टेंडर आज डाल दिया, हाँ, वो तकरीबन 10 डेज के बीच उसका पहले टेक्निकल बिड खुलता है जी। ओके। टेक्निकल में वो पास करते हैं भी इसमें कौन कौन कंट्रैक्टर एलिजिबल हैं। जो हाँ, एलिजिबल हैं उनको रख लेते हैं, बाकी को ये डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और ओके, फिर एलिजिबल जिस दिन क्वालिफाई होते हैं उस दिन 5 एंड 10 डेज के बीच फाइनेंशियल बिड खुल जाती है। ओके, ओके, समझ आजकल तो टाइम ही नहीं है जी। आजकल तो ऐसे है भी आज टेंडर हुआ, विद इन 20 डेज में अलॉटमेंट दे देते हैं। ओह! अच्छा। आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया दीपक जी। अभी मेरे को बताइए कि सर पब्लिक इश्यू आ रहा है, सर कंपनी पब्लिक इश्यू कर रही है। सर हमारा पब्लिक इश्यू में हम कितना पैसा बाज़ार से उठाने वाले हैं? और सर बेसिकली हम किस चीज़ के लिए ये पैसा यूज़ करेंगे? इसके बारे में थोड़ी जानकारी। सर हम टेंटेटिवली लेके चल रहे हैं कि हम 200 करोड़ के आसपास को हम रेज करने जा रहे हैं। ओके। और इसमें व्हाट आर द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऋषभ जी? सर हम टेंटेटिवली लेके चल रहे हैं कि हमारा अप्रोक्सीमेटली 115 टू 125 के बीच में हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के आसपास आएगा, एंड ऑब्जेक्ट्स में 30 टू 35 करोड़ के आसपास हम अपना लोन रीपेमेंट्स के लेके चल रहे हैं, एंड रिमेनिंग हम लेके चलेंगे इसको जनरल वर्किंग पर्पस के लिए। ठीक है, अंडरस्टूड। ऋषभ जी, नाउ यू मेंशन्ड अबाउट वर्किंग कैपिटल. Sir, in our business, what is the normal working capital cycle? Like, from the time you get the order, you execute it, and the government, gives you the payment for those orders. Typically, what is the working capital cycle, if you could please explain? Sir, that if we say that it is around 160 to 170 days. And basically, in terms of payments, in terms of customers, government customers, have you ever faced any kind of payment delays, or is the payment very smooth? क्योंकि हमारा काफी काम गवर्नमेंट के साथ होता है, रेलवेज है, एयरपोर्ट्स है, तो नहीं, काफी नहीं जी, साडा 100% गवर्नमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲੈਂਟ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਕਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਡਿਲੇ ਵੀ ਹੋਈ, ਫੰਡਸ ਕਰਕੇ 10-15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਡਿਲੇ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ नहीं आंदी जी ਉਹਦੀ। तो बेसिकली पेमेंट का साइकिल स्मूथ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि सर बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करने से, दीपक जी, ऋषभ जी। आई थिंक हमारे इन्वेस्टर्स को भी बहुत अच्छी जानकारी आपके इस इंटरव्यू से मिली। तो मेरी तरफ से सर आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को धन्यवाद और बेस्ट विशेस, और सर पब्लिक इश्यू के लिए भी बेस्ट विशेस। डेफिनेटली आगे भी बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. आई एम वेरी ग्रेटफुल।